नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जिला बाड़मेर कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो छोटे प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक इनको सॉल्व किया था। नेक्स्ट हम अगला जो प्रश्न है 21 इस प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए पार्ट 2 के अंदर नेक्स्ट बचे हुए जो सवाल है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न दे रखा है ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापन द्वारा समझाइए। तो ओम का नियम देखिए ओम जो है वो वैज्ञानिक का नाम है और यह भौतिक विज्ञान से संबंधित चैप्टर है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ओम जो वैज्ञानिक है वो भौतिक विज्ञानी है। कैसा वैज्ञानिक है? भौतिक का विज्ञानी। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के रहने वाले ओम नामक भौतिक विज्ञानी है। उन्होंने ओम का नियम है वो दिया। कब दिया? 1827 के अंदर। कब दिया? 1827। तो देखिए ओम का नियम, ओम नामक वैज्ञानिक जो कि जर्मनी के रहने वाले थे 1827 के अंदर उन्होंने एक नियम दिया जिसको ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। देखिए इस नियम के अंदर इन्होंने ये बताया कि एक धातु का तार है, धातु का तार, और इससे हमने क्या किया? एक विद्युत परिपथ बना दिया। क्या बनाया? विद्युत परिपथ। और इस विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या की? विद्युत धारा का प्रवाह किया। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया, जैसे देखिए एक ये तार है, धातु का तार है, तार ए और ये बी। इस तार के अंदर धारा आई प्रवाहित की गई, धारा आई। तो देखिए हमने इस तार के अंदर धारा प्रवाहित की आई, तब इस तार के जो दो सिरे हैं ये और ए और बी, इन सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न होता है V। अब देखो इसमें यदि तापमान समान रहता है, ताप नियत रहता है, तो इसमें जो उत्पन्न हुआ है विभवांतर ये धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I, मतलब विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I। अब इस समानुपाती को हटाते हैं तो देखिए V बराबर RI। यदि समांतर को हटाया जाता है तो इस तरह का आता है, जिसको हम कहते हैं R। यहाँ पर जो R है, R का मतलब है रेसिस्टेंट या प्रतिरोध। रेसिस्टेंट या प्रतिरोध। जब इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसको ग्राफ के रूप में प्राप्त करते हैं। मान लो एक तरफ ये I है और ये V है, तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा प्राप्त होता है। ग्राफ सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। तो देखिए ओम का जो नियम है वो विद्युत वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, और इसमें ओम नामक वैज्ञानिक ने, ओम नामक जो भौतिक विज्ञानी है, उन्होंने 1827 के अंदर एक नियम दिया और उन्होंने ये बताया कि धातु के एक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस तार के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा, इनमें एक संबंध होता है, या इसमें संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इसी को ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। V समानुपाती I, मतलब विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I। इनके बीच में यदि ग्राफ खींचा जाए तो I और V एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम। और इस तरह से ओम के नियम का सत्यापन किया जाता है। प्रश्न के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश का अपवर्तन क्या है और गोलीय दर्पण के जो परावर्तन के नियम है वो समझाइए। तो देखिए
अपवर्तन के बारे में बात करते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब से थोड़ी विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, ये प्रकाश की किरण है, ये एक माध्यम है, जैसे मान लो वायु है, ये माध्यम कौन सा है? वायु है, और ये माध्यम कौन सा है? कांच है। अब देखिए, प्रकाश की किरण है तो प्रकाश की किरण का वेग वायु में अलग होगा, कांच में अलग होगा। तो प्रकाश की किरण का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होने के कारण अपवर्तन की घटना होती है। तो ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती है, इसलिए इसको आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तन के बाद आगे जाती है, इसको अपवर्तित किरण कहा जाता है। यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। यहाँ पर ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ये कोण I है, ये कोण R है। तो इस तरह से देखो, ये किरण सीधी इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाकर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण अपवर्तन जैसी घटना होती है। तो अपवर्तन का कारण क्या है? अलग अलग माध्यम में प्रकाश किरण का वेग अलग अलग होता है, इस कारण अपवर्तन जैसी घटना होती है या दिखाई पड़ती है। अब अपवर्तन के सिद्धांत के ऊपर विभिन्न प्रकार के लेंस कार्य करते हैं। लेंस के बारे में सुना होगा। लेंस जैसे चश्मे के अंदर लगे हुए लेंस है, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। लेकिन इस क्वेश्चन के पूछा है गोलीय दर्पण, दर्पण के बारे में पूछा है। तो जो दर्पण होते हैं वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण है तो परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, गोलीय दर्पण है तो परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है गोलीय दर्पण के बारे में। तो देखिए, गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ है वो गोलाकार होता है। तो देखिए, परावर्तक पृष्ठ गोलाकार है। जैसे एक चम्मच है, चम्मच इस तरह से होता है, ये अंदर से गोलाकार होता है, बाहर से होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, मतलब ये जो गोला है, गोलीय दर्पण गोले का ये भाग होते हैं, परावर्तक पृष्ठ उस गोले के केंद्र की ओर हो तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। यदि परावर्तक पृष्ठ उस गोले के केंद्र की ओर है या अंदर की ओर है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा? जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो गोले के बाहर की ओर होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इनके अंदर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जब इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब बनने के जो नियम है वो इस प्रश्न के अंदर पूछे गए हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। गोलीय दर्पण का जो पहला नियम है, देखिए उसमें क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो परावर्तन के बाद, यदि अवतल दर्पण है तो परावर्तन के बाद किरणें मुख्य फोकस से जाएगी, और यदि उत्तल दर्पण है तो परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम हो जाएगा। अब जब नियमों की जरूरत पड़ती है, जब इनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, इनसे बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसके बारे में जब बात की जाएगी तब हमें ये नियमों की वो आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, पहला नियम है, जब प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद यदि अवतल दर्पण है तो ये प्रकाश के मुख्य फोकस से जाएगी, और यदि उत्तल दर्पण है तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। यहां से मुड़ जाएगी इधर, लेकिन पीछे यदि मिलाते हैं तो ये मुख्य फोकस के ऊपर मिलती है। दूसरा नियम है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? यदि अवतल दर्पण है तो यह जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर हो जाएगी, और यदि उत्तल दर्पण है तो इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आएगी तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी या जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से ये गोलीय दर्पण के वो दो नियम हुए। तीसरा नियम आता है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है,
जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो अवतल दर्पण हो तो जिस दिशा से आई है वापस उसी दिशा में परावर्तित होती है, मतलब उसी दिशा में परावर्तित होती है। और इधर देखिए मतलब वक्रता केंद्र की ओर आती हुई यदि प्रतीत होती है तो वापस उसी दिशा में यह परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के तिर्यक आपतित होती है तो वह तिर्यक परावर्तन के बाद में तिर्यक ही गुजर जाती है, मतलब देखिए तिरछी आती है तो यह वापस उसी दिशा में तिर्यक दिशा में ही वापस जाती है। जब प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में आपतित होती है तो वह तिर्यक या तिरछी है वो निकल जाती है या तिर्यक रूप में परावर्तित होती है। तो देखिए इस तरह से जो गोलीय दर्पण है इसके 4 प्रकार के नियम हो गए। सबसे पहला है जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है। अब ये नियम लगभग उस लेंस में भी काम आते हैं। दूसरा नियम ये है कि जो मुख्य फोकस से आती है परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम ये है जो वक्रता केंद्र से आएगी वो वक्रता केंद्र से जाएगी। और जो चौथा नियम है वो ये है जो तिर्यक आएगी वो तिर्यक ही जाती है। इस तरह से ये जो 4 नियम है ये गोलीय दर्पण के जो परावर्तन के नियम कहलाते हैं और इन नियमों की प्रतिबिंब निर्माण के दौरान आवश्यकता रहती है। जब प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बात करते हैं तो एक प्रतिबिंब से जो किरणें जा रही है परावर्तन के लिए उसमें कोई भी 2 किरणों को काम में लेकर हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। 2 किरणें परावर्तन के बाद जहां मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22 इस प्रश्न के अंदर है विद्युत धारा जनित्र, जो विद्युत जनित्र है उसकी कार्य प्रणाली के बारे में। तो देखिए विद्युत जो जनित्र है, जनित्र का जो सिद्धांत है उसमें क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि जो जनित्र है उसका सिद्धांत क्या है, या जनित्र कौन सी ऊर्जा को किसमें बदलता है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है उसके विपरीत कार्य करता है, या जनित्र का जो कार्य है वो विद्युत मोटर के विपरीत है। तो देखिए जनित्र क्या करता है, जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत, मतलब विद्युत का उत्पादन करने के लिए जनित्र को काम में लिया जाता है। और मोटर का काम क्या है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। तो देखिए जो जनित्र होता है, जनित्र के अंदर देखो जब किसी कुंडली, इसका जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। जब किसी कुंडली, ये आयताकार कुंडली है ABCD, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो जब इसको घुमाया जाएगा तो इसमें ये दोनों तरफ शक्तिशाली ये चुंबक है, ये उत्तरी सिरा है और ये दक्षिणी सिरा है। तो शक्तिशाली चुंबक के बीच में जब किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो इसमें से प्रवाहित होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें क्या होता है, बार बार परिवर्तन होता है। और इसमें परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है, या हम ये कह सकते हैं जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये जो जनित्र होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर आधारित है। गति होने की वजह से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो देखिए जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र B में घुमाया जाता है तो इसमें से प्रवाहित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यही इस जनित्र का क्या है, सिद्धांत होता है। अब इसके अंदर देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है उत्तरी सिरा और ये दक्षिण सिरा, इसके बीच में कुंडली ABCD, ये आयताकार क्या है, एक कुंडली है। कुंडली का एक सिरा इस ब्रश B से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो सिरा है वो ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है। पहला सिरा B1 से, दूसरा है वो B2 से जुड़ा हुआ है। और ये B1 और B2 ये क्या होते हैं, ब्रश होते हैं। और ये जो ब्रश होते हैं ये स्थिर होते हैं और ये चालक होते हैं। और ये जो ब्रश है उनको दबाने के लिए ऊपर ये R1 और R2 ये वलय पाई जाती है, इसके ऊपर रिंग पाई जाती है। इसके अंदर एक संरचना है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये आर्मेचर है वो यांत्रिक ऊर्जा, मतलब इसको हम वो घुमाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा इसको घुमाया जाता है। जब इसको घुमाएंगे तो ये कुंडली भी घूमेगी। जब ये कुंडली घूमेगी, एक बार तो देखो जैसे ये क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार है। जब ये कुंडली
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है और कुंडली यदि इसके ऐसे समानांतर है तो इसमें विद्युत धारा इसमें विद्युत जो चुंबकीय बल रेखा है वो प्रवाहित होगी। जब ये घूमकर ऐसे हो जाएगी लंबवत तो इसके अंदर अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी। जब इसमें से अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी और कुछ समय के बाद कुंडली इस तरह से घूम जाएगी तो फिर चुंबकीय बल रेखाएं जीरो हो जाएगी, फिर ऐसे घूम जाएगी तो फिर मैक्सिमम होगी। इस तरह से ये कुंडली है वो इसके बीच में घूमती रहती है। इस वजह से इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसी को हम कहते हैं विद्युत जनित। अब इसके अंदर जो विद्युत धारा है उसकी दिशा क्या होगी, इसकी जो दिशा है दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के जो दक्षिण हस्त नियम है इससे ज्ञात की जाती है। देखिए दक्षिण हस्त नियम का मतलब ये है कि यदि हमारे जो दक्षिण हस्त का मतलब है जो दाहिना हाथ है, जो दायां हाथ है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो अंगूठा है और ये तर्जनी है और ये मध्यमा है, तीनों को यदि हम इस प्रकार फैलाते हैं कि ये लंबवत रहे, ये लंबवत रहे, तो ये जो तर्जनी अंगुली है ये चुंबकीय बल की दिशा बताए, ये चालक में होने वाली गति को बताए, तो ये मध्यमा अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ी हुई है वो विद्युत धारा की दिशा बताती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। तो इस तरह से हम इसमें विद्युत धारा की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ये हमने लगा लिया गैल्वेनोमीटर, जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है ये संसूचन के द्वारा या डिटेक्टर के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करता है कि इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें देखिए यदि हम चुंबक के ये सिरे हैं इन सिरों को चेंज करते हैं तो विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाती है। कुंडली को घुमाने की दिशा चेंज करते हैं तो भी इसमें विद्युत धारा की दिशा है वो बदल जाती है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कुंडली को जल्दी जल्दी घुमाया जाता है, स्पीडली घुमाया जाता है तो विद्युत धारा इसमें बढ़ेगी, या कुंडली के फेरों की संख्या को बढ़ाया जाता है तो भी इसमें विद्युत धारा की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। इस तरह से एक जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है या बिजली उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है विद्युत अपघटनी परिष्करण। देखिए जो धातुएं हैं इन धातुओं को हमने शुद्ध कर दिया, विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा भंजन निस्तापन आदि के द्वारा शुद्ध कर दिया, लेकिन और भी शुद्ध जब करना हो, मतलब उसको अति शुद्ध करना हो तो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि को काम में लिया जाता है। देखिए इस विधि के अंदर एक हमने ऐसा टैंक लिया और इस टैंक के अंदर हम इन धातु जैसे मान लो कॉपर है, जिंक है, टिन है, सिल्वर है और सोना है, इनका परिष्करण इस विधि के द्वारा करते हैं। तो देखिए इसमें एनोड और कैथोड होते हैं, ये कैथोड और ये क्या है एनोड, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस को कहेंगे एनोड और माइनस को कहेंगे कैथोड। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड है वो अशुद्ध धातु का बना होता है और जो कैथोड होता है वो शुद्ध धातु का हम बनाते हैं। इसके अंदर हमने अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया और अम्लीकृत का मतलब है इसके अंदर H+ आयन कुछ हमने डाल दिए। अब ये देखो जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, जब इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो जो अशुद्ध धातु का एनोड है यहां से धातु है वो घुलनशील अवस्था में इस विलयन के अंदर जाएगी। जब यहां से धातु घुलनशील अवस्था में इस विलयन के अंदर जाएगी तो जो शुद्ध धातु है वो इस कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाती है, इसके ऊपर जम जाती है। इसके अंदर जो अशुद्धि होती है, मतलब एनोड जो अशुद्ध धातु का बना होता है, इसके अंदर जो अशुद्धि होती है वो अशुद्धि है वो इस एनोड के नीचे इकट्ठा होती जाती है। जो अशुद्धि एनोड के नीचे इकट्ठा होगी इसी को एनोड पंख कहा जाता है। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनोड पंख क्या है, तो एनोड पंख क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण जो विधि है इसमें अशुद्ध धातु का जो एनोड होता है, जब इस विधि के दौरान इसमें से जो धातु है ये घुलित अवस्था में इस विलयन के अंदर जाएगा तो जो शुद्ध धातु है वो तो कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगा और इसके अंदर जो अशुद्धि होगी वो इस एनोड के नीचे इकट्ठी होती जाएगी, इसी को हम क्या कहेंगे एनोड पंख कहेंगे। इस तरह से इस विधि के द्वारा जो
अशुद्ध धातु का एनोड बना हुआ है, इससे शुद्ध धातु है वो इसके ऊपर निक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार जो कैथोड पहले पतला होता है, शुद्ध धातु के निक्षेपण के बाद में ये तो हो जाता है मोटा, और एनोड जो अशुद्ध धातु का होता है, यहां से धातु इस विलयन के अंदर चली जाती है, शुद्ध धातु इसके ऊपर निक्षेपित हो जाती है, तो ये जो एनोड है ये कुछ समय के बाद में है वो जो रोड है या इलेक्ट्रोड है वो पतला होता जाता है। तो इस तरह से इस विधि के द्वारा ये जो भी धातु है इनको परिशुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, इसी को विद्युत अपघटनी परिष्करण कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं 24वां 24। इसका जो पहला प्रश्न है इसमें दे रखा है आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडेलिव आवर्त नियम में अंतर। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम क्या है भाई? देखिए आधुनिक आवर्त नियम है वो मोजले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, और उसमें क्या कहा गया था कि तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? आधुनिक आवर्ती में ये कहा गया था परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसमें क्या था? परमाणु क्रमांक, जबकि जो मेंडेलिव ने दिया था, मेंडेलिव ने जो आवर्त नियम दिया था उसमें क्या था? उसमें यह था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडेलिव ने तो कहा था परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त नियम जो कि मोजले के द्वारा दिया गया था उसके अंदर क्या था? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये इसमें होता है अंतर। मतलब मेंडेलिव ने क्या कहा? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और आधुनिक आवर्ती में मोजले ने क्या कहा? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये इसमें अंतर हो जाएगा। आधुनिक आवर्ती किसने दिया? मोजले ने दिया था, और मेंडेलिव आवर्ती में वो मेंडेलिव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसका दूसरा, इसी के अंदर दूसरा प्रश्न है डोबेराइनर के त्रिक उदाहरण द्वारा समझाइए। वैज्ञानिक है डोबेराइनर, उन्होंने डोबेराइनर ने कुछ त्रिक दिए थे। त्रिक का मतलब है तीन धातु, तीन धातुओं का समूह, तीन धातुओं का समूह, उसको क्या कहा गया था? त्रिक कहा गया था। और इसमें उसने क्या किया? इसमें उसने तीन जो धातुओं के समूह हैं इनको परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। किस तरह से व्यवस्थित किया? परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में उसको व्यवस्थित किया। अब परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो पहला तत्व है, पहले का भार प्लस तीसरे का भार, पहले का भार प्लस तीसरे का भार बट्टा 2, मतलब इनका जो औसत है वो किसका भार आ जाएगा? दूसरे तत्व का भार, दूसरे तत्व का भार। इस तरह से देखो डोबेराइनर के त्रिक, डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने तीन धातुओं के समूह बनाए। हालांकि उसने ज्यादा नहीं बनाए, 2-3 समूह बनाए थे, और उसमें उन्होंने क्या किया? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो उन्होंने ये पाया कि पहले धातु का भार, तीसरे धातु का भार, इन दोनों का जो एवरेज होगा, इन दोनों का जो औसत होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। अब इसमें देखिए उदाहरण के लिए इसका जो उदाहरण है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उदाहरण के लिए ये है लिथियम, फिर आता है सोडियम और पोटेशियम। देखिए तीनों का जो भार है, तीनों का जो भार है, लिथियम का भार कितना है? 7। सोडियम का कितना है? सोडियम का कितना हो जाएगा? 23। और पोटेशियम का कितना है? 39। अब आप ये एक ट्रिक है जो कि डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने दिया गया था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट, मतलब 7 प्लस 39 बट्टा 2, 7 प्लस 39 कितने हो जाएंगे? 46 बट्टे 2 बराबर 23। और ये जो 23 है ये इस बीच वाला जो तत्व है इसके भार के बराबर इसका परमाणु भार आ जाता है। इस तरह से इसने 2-3
जो ट्रिक है वो बताए। चूंकि डोबेराइनर हमें नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, इसलिए इसको डोबेराइनर के ट्रिक कहा जाता है। 20वें का जो प्रश्न है इसके अथवा में दे रखा है, आधुनिक आवर्त सारणी के गुणों में आवर्तिता निम्न के आधार पर समझाइए। तो देखिए आवर्त सारणी की बात करते हैं, यह है आवर्त सारणी। उसके अंदर यदि हम संयोजकता के बारे में बात करते हैं तो देखिए संयोजकता किसे कहते हैं, कोई भी तत्व है, तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहा जाता है। तो देखिए संयोजकता का मतलब है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बाहरी कोश में वो उसमें फिक्स होती है। यदि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, इसका मतलब क्या होगा, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होगी। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। अब यदि इस वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक वर्ग में कोई भी आपने एक वर्ग ले लिया, एक वर्ग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बाहरी कोश में है, जो बाहरी कोश में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसका मतलब ऊपर से नीचे एक वर्ग में जाएंगे, पूरे एक वर्ग के अंदर संयोजकता बराबर रहेगी, संयोजकता समान रहेगी। दूसरा इसमें पूछा गया है परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। तो देखिए परमाणु त्रिज्या का मतलब यह है, एक परमाणु गोलाकार होता है, उसका बाहरी जो कोश है वहां से लेकर जो केंद्र है, नाभिक है, उसके बीच की जो दूरी होती है वही त्रिज्या कहलाती है। देखिए ये एक परमाणु है, ये इसका केंद्र है, बाहर वाला जो स्वतंत्र कोश है वहां से लेकर केंद्र के बीच की ये जो दूरी होती है ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि परमाणु की त्रिज्या है इसलिए अब इसको क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या। तो ये परमाणु की त्रिज्या है। अब परमाणु त्रिज्या यदि हम एक आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उसी कोश में बढ़ेगी, उसी कोश में बढ़ती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि एक आवर्त के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में रहते हैं, एक ही कोश में रहते हैं तो वो मजबूती से बंधते जाते हैं, इसलिए क्या होगा, ये परमाणु त्रिज्या कम होती जाएगी। और यदि हम वर्ग की बात करते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रत्येक वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कोष बढ़ते जाएंगे, जैसे कोष बढ़ते जाएंगे तो इसका आकार बढ़ता जाएगा, इसका आकार बढ़ेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होगी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। 25वां प्रश्न उसमें दे रखा है मादा जनन तंत्र चित्र सहित समझाइए। मादा जनन तंत्र को चित्र द्वारा समझाना है। तो देखिए ये मादा जनन तंत्र है, ये मादा जनन तंत्र का चित्र है। मादा जनन तंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें ये एक चौड़ी थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। इस थैलेनुमा जो संरचना को हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको गर्भाशय कहा जाता है, यह है गर्भाशय। और इस तरह से हम देखते हैं कि
मादा के श्रोणी भाग के अंदर दो दो अंडाशय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो अंडाशय पाए जाते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, अंडाकार अंडाशय पाए जाते हैं। ये एक अंडाशय और ये दूसरा अंडाशय। ये अंडाशय श्रोणी भाग से स्नायु के द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं और ये जो अंडाशय है इससे जुड़ी हुई अंडवाहिनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी, अब अंडवाहिनी की संख्या कितनी होती है? अंडाशय दो होते हैं तो अंडवाहिनी भी दो होती है। ये अंडाशय कौन सा है? ये अंडाशय है बायां। तो ये अंडाशय कौन सा है? दायां। ये दायां अंडाशय और वो बायां अंडाशय। इस तरह से दाएं अंडाशय से निकलेगी वो दाई अंडवाहिनी होगी और बाएं अंडाशय से निकलेगी वो बाईं अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी को डिंबवाहिनी भी कहा जाता है, इसी को फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। परीक्षा में पूछा जाए निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका के अंदर संपन्न होती है। इसके बाद देखिए ये इसका अगला जो भाग है ये इसको हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा इसको कहा जाता है। अंत में ये जो भाग है योनि भाग कहलाता है। योनि भाग मतलब जब मैथुन क्रिया होती है तो मैथुन क्रिया के दौरान नर के द्वारा इस योनि भाग के अंदर शुक्राणुओं का त्याग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं मादा जनन तंत्र की यदि बात करें तो मादा में जो मुख्य अंग होती है वो तो होते हैं अंडाशय। संख्या में कितने होते हैं? दो। अंडाशय जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करते हैं क्योंकि यहाँ से जनन हार्मोन का स्त्रवण भी होता है। दो अंडाशय पाए जाते हैं, अंडाशय से अंडवाहिनी निकलती है, अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका कहा जाता है। गर्भाशय से शुक्राणु आएंगे, अंडाशय से अंडाणु आएंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों का मिलना होगा। दोनों के मिलने की क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहा जाएगा। मतलब अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? निषेचन। निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? अंडवाहिनी के अंदर संपन्न होती है या फैलोपियन नलिका के अंदर संपन्न होती है। परीक्षा में अलग से सवाल पूछ लिया जाए निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर संपन्न होती है। उसके बाद में देखिए ये जो दोनों ट्यूब है ये थैलेनुमा संरचना के अंदर नाशपाती के आकार की है और थैलेनुमा संरचना होती है जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। इसमें ये खुल जाती है और ये जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो अंतःस्तंभ होता है इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। और जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उससे बाद में भ्रूण का परिवर्तन होगा, बच्चे का विकास होगा, तो वो इस गर्भाशय के अंदर होता है। यहाँ पर क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है या भ्रूण का निर्माण होता है, बच्चे का विकास होता है। माता के पेट के अंदर 9 महीने तक बच्चा इस गर्भाशय के अंदर रहता है। यहाँ पर बच्चे का जब पूर्ण विकास होता है तो ये बच्चा, ये जो गर्भाशय ग्रीवा है जो जन्म नाल का कार्य करती है, योनि मार्ग से होता हुआ ये बच्चा है वो बाहर आ जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। इस क्रिया को प्रसव कहा जाता है। देखिए इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, कुछ एक आयुपीएसी नाम है। आयुपीएसी नाम प्रश्न संख्या 26वां जो प्रश्न है इसके अंदर दे रखा है आयुपीएसी नाम। तो देखिए 4 कार्बन है CH3 CH2 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 और Cl। देखिए इसका आयुपीएसी नाम है, कार्बन है 1 2 3 और 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? 4 कार्बन को कहते हैं ये एल्केन है तो कहेंगे 4 कार्बन को ब्यूटेन। क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम होगा? क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा इसमें दे रखा है एक द्विबंध है, द्विबंध है इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाला एल्कीन क्या कहलाएगा? पेंटीन। 5 कार्बन वाला एल्कीन क्या कहलाएगा? पेंटीन। 6 कार्बन हो तो हेक्सीन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटीन, 3 कार्बन हो तो प्रोपीन।
तीसरा जो है वो है OH जुड़ा हुआ है, OH क्रियात्मक समूह है, OH जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये अल्कोहल, अल्कोहल है तो अनुलग्न क्या जुड़ेगा, ऑल, कार्बन कितने हैं, 3, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तीसरा हो जाएगा, तीसरे का उत्तर होगा प्रोपेनॉल। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर सबसे सरल विषय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। OH लग गया, एक कार्बन मेथेनॉल, 2 कार्बन एथेनॉल, 3 कार्बन प्रोपेनॉल, 4 कार्बन ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन पेंटेनॉल, 6 कार्बन हेक्सेनॉल, 7 कार्बन हेप्टेनॉल। कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस कार्बन की संख्या ध्यान में रहनी चाहिए, क्रियात्मक समूह क्या है, OH है तो ऑल लग जाएगा, CHO है तो CHOL लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सिंपल है, आंखें बंद करके याद करते रहो, कार्बन की संख्या और क्रियात्मक समूह हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद देखो जो 4 नंबर दे रखा है, इसका 4, उसमें लिखा है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे उससे पहले नियोपेंटेन का हमें सूत्र भी आना चाहिए। तो देखिए नियोपेंटेन ऐसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, कार्बन होते हैं 5। अब आज इसको संयोजकता के आधार पर देखिए, इसकी संयोजकता 1 3 हाइड्रोजन से पूरी हो गई, इसकी संयोजकता 1 3 यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गए, इसकी संयोजकता 1 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, बीच वाला जो कार्बन है इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका जब हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्या नाम होगा, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाता है तो भी आपको इस हिसाब से काम करना है। तो ये हो गया जो आईयूपीएसी नाम है 4, पहले का नाम क्या हो गया, क्लोरोब्यूटेन, दूसरे का नाम क्या हो गया, पेंटेन, तीसरा है वो प्रोपेनॉल और चौथे का नाम हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। प्रश्न संख्या 27 में क्या है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है और समझाना है। तो देखिए अब ये बड़े प्रश्न है, यहाँ पर उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मस्तिष्क है, मानव का मस्तिष्क है, हमारे अंदर जो मस्तिष्क पाया जाता है, इस मस्तिष्क की वजह से ही हम समझदार प्राणी हैं। मतलब हमारे मस्तिष्क या हमारे में जो बुद्धि पाई जाती है, बुद्धि की वजह से ही हम इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे विकसित प्राणी होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर सोचने समझने की शक्ति पाई जाती है। तो इसके लिए हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग होता है मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, इन सब क्रियाओं का कंट्रोल इस तंत्र के द्वारा होता है। कहीं पर भी कुछ भी होता है तुरंत सूचना आ जाती है, डिसीजन लिया जाता है, पुनः उस अंग तक वो सूचना पहुंचाई भी जाती है। इस तरह से पूरा हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, सबकी कंट्रोलिंग है वो यहाँ से होती है। इसलिए हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है, और तंत्रिका तंत्र के अंदर भी मस्तिष्क होता है। तो देखिए सबसे पहले जो मस्तिष्क है, इसकी जब सुरक्षा की बात करते हैं तो ये मस्तिष्क की सुरक्षा हमारे सिर के अंदर जो खोपड़ी वाला भाग है इसके अंदर की गई है, कपाल के अंदर की गई है, बहुत ही तगड़ी सुरक्षा की गई है। प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा, या हम जो भी एक शक्ति कहें, एक शक्ति हमारे चारों ओर विद्यमान है जो इस पूरी प्रकृति का संचालन करती है। इसको हम नकार नहीं सकते। कई बार आस्तिक और नास्तिक की बात भी आती है, लेकिन एक ऐसी कोई न कोई शक्ति है जो इस प्रकृति का संचालन करती है। उसको आप नाम भले कुछ भी दे दो, उसने ऐसी तगड़ी व्यवस्था कर रखी है। हमारा जो मस्तिष्क है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है, तो देखिए उसकी सुरक्षा किस तरह से की है।
इस तरह से सुरक्षा की, चारों तरफ हड्डियों का जो ढांचा है उसके अंदर इसको सुरक्षित रखा। यदि कुछ भी हो जाए तो भी लगभग हम ये कह सकते हैं कि कितनी भी भारी चोट आती है तो भी इसके अंदर जो मस्तिष्क है उसको नुकसान नहीं पहुंचता। अब जो बहुत ही ज्यादा हो जाए तो अलग बात है, सामान्यतः नुकसान नहीं पहुंचता। जो भी इंपॉर्टेंट अंग हमारे शरीर के अंदर है, जैसे आप हार्ट देख लो, हार्ट की कितनी तगड़ी सुरक्षा की गई है। आगे की ओर पसलियां आ गई, साइड में भी क्या है, पसली है, आगे की ओर स्टर्नम है, ऊपर ये पूरा जो अस्थियों का ढांचा है, इसके बीच में एक ऐसी जगह जहां पर गड्ढा करके, जहां पर खांच बनाकर हार्ट को फिट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से उसको चोट नहीं लगे। यदि किसी प्रकार से हमें चोट लगती है, हाथ पे लग जाएगी, इधर लग जाएगी, आगे लग जाएगी और पैर के लग जाएगी, ऐसे झुक जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अंग है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग होते हैं फेफड़े, तो फेफड़े भी एक देखो, जो पसलियां और ये रीढ़ की हड्डी आदि सभी मिलकर कैसा एक खोल बना दिया, कैसा एक कवच बना दिया, उसके अंदर सुरक्षित होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति की तरफ से बहुत ही तगड़ी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वो इसके लिए कर दी गई है। तो जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के चारों और जो आवरण पाए जाते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बाहर जो झिल्ली पाई जाती है वो दृढ़ बनी होती है, दृढ़ आवरण की होती है, इसलिए इसको ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका कहा जाता है। बीच में जो आवरण होता है वो जाल बनाता है, रुधिर केशिकाओं का जाल बनाता है, इसलिए इसको एरेक्नोइड या जाल तानिका कहा जाता है। और सबसे अंदर की ओर का जो आवरण होता है वो मृदु होता है, कोमल होता है, इसलिए इसको पायामेटर कहा जाता है। तो मस्तिष्क के ऊपर पूछा जाए कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। हिंदी में कहें तो दृढ़ आवरण, जाल आवरण और मृदु आवरण या मृदु तानिका। इस तरह से मस्तिष्क की क्या कर दी गई है, सुरक्षा कर दी गई है। अब देखिए ये मस्तिष्क है या खोपड़ी है, इसके अंदर जो सलवटें पाई जाती है, मतलब बहुत अधिक भाग इसके अंदर संघनित कर दिया गया है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ये आगे वाला भाग अग्र मस्तिष्क, बीच वाला ये भाग मध्य मस्तिष्क और ये पीछे वाला भाग है वो पश्च मस्तिष्क कहलाता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मतलब अग्र, मध्य और पश्च। मस्तिष्क के 3 भाग हो जाएंगे, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र जो भाग होता है वो मस्तिष्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। सोचने समझने की शक्ति पूरी की पूरी इसमें आती है, और गणना करना, किसी से प्यार करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, जो भी है लाड प्यार करना, सोचना समझना, पढ़ाई करना, ये सब जो है कंट्रोलिंग यहाँ से होती है, अग्र मस्तिष्क से होती है। सोचने समझने वाला भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए इसके भी 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है? 3। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं है, मध्य मस्तिष्क एक ही होता है, और जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। तो ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन से? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो यहाँ पर प्रमस्तिष्क है इसको सेरेब्रम कहा जाता है, यहाँ पर एक अनुमस्तिष्क है इसको सेरेबेलम कहा जाता है। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये सेरेब्रम है और ये सेरेबेलम है, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीनों में से हाइपोथैलेमस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर तापमान के नियंत्रण का कार्य करता है। भूख और प्यास का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमारे शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वो क्या करती है? शरीर के अंदर जितनी ग्रंथियां हैं उनके कार्यों का कंट्रोल करती है। लेकिन हाइपोथैलेमस जो मास्टर ग्रंथि है उसकी भी मास्टर होती है, मतलब मास्टर का मास्टर क्या कहेंगे? हेड मास्टर। तो ये हाइपोथैलेमस है, इसको हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब इसके ऊपर और कोई नहीं होता, हेडमास्टर के ऊपर तो और भी होते हैं, हेडमास्टर के ऊपर तो और भी होते हैं, लेकिन इसके ऊपर और कोई नहीं होता, इसलिए इसको सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है। इसने जो कह दिया वो फाइनल, बारवन क्या इसने बोल दिया वो लोहे की लकीर। तो ये सर्वोच्च कमांडर या इसको हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि के ऊपर इसका कंट्रोल रहता है। इसलिए ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके बाद बात आती है मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क के अंदर देखना और सुनना इससे संबंधित जो भाग होते हैं वो पाए जाते हैं। देखने से संबंधित और सुनने से संबंधित वहां पर है वो पिंड पाए जाते हैं। देखने के लिए दृक पिंड पाए जाते हैं। तो ये दो पिंड पाए जाते हैं, तो देखने का कार्य और जो सुनने का कार्य करते हैं। इतना काम होता है मध्य मस्तिष्क का। फिर आते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो पोन्स वाला भाग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वसन से संबंधित, श्वसन का जो नियंत्रण है वो पोन्स के द्वारा किया जाता है। अनुमस्तिष्क जिसको सेरेबेलम कहा जाता है, क्या कहते हैं? सेरेबेलम। उसका काम क्या रहेगा? उसका काम रहेगा शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर का संतुलन बनाए रखना। ये जो भाग होता है ये भाग यहाँ पर पाया जाता है, पीछे की ओर, पीछे की ओर पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं बुद्धि वाला भाग, वहां पर ये पाया जाता है अनुमस्तिष्क। कई बार अब इसका जो काम क्या है, अनुमस्तिष्क का काम है संतुलन बनाए रखना। कई बार यहाँ पर यदि ऐसे ठोकते हैं, लग जाती है, तो हमारे शरीर का बैलेंस नहीं रहता। दूसरी बात ये भी है, कई बार एक आदमी जैसे मान अधिक शराब पीता है, शराब पीने के बाद में उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ जाता है, इसका मतलब शराब पीने के बाद उस व्यक्ति के अंदर जो ये अनुमस्तिष्क होता है यह प्रभावित होता है, इसलिए वो व्यक्ति इस तरह से डांस करते हुए चलता है। फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये इस मस्तिष्क का अंतिम भाग है। तो देखो ये पीछे की ओर निकला हुआ भाग है, आगे जाकर ये किससे जुड़ेगा? मेरुरज्जु से जुड़ने वाला होता है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये विभिन्न प्रकार की जो हमारे शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रिया होती है उनके ऊपर कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इस तरह से मस्तिष्क का चित्र और इससे संबंधित जो भी संरचना है और जो इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, जो बनते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। हमने लिखा कम है, मैंने मैक्सिमम जो बात है वो आपको मौखिक बोल कर सुनाई है। तो आपको इतना मैटर मस्तिष्क के बारे में भी ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क के अलावा यदि हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र का भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वाला जो भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के बारे में हमने बात की है। मेरुरज्जु के बारे में बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो अचानक क्रियाएं होती है उसकी कंट्रोलिंग मेरुरज्जु के द्वारा की जाती है। अचानक का मतलब चलते चलते पैर के कांटा लग गया, गर्म तवे के हाथ लग गया, पिन चुभ गई, किसी ने चूंटिया भर दिया, ये क्या है? अचानक होने वाली क्रियाएं हैं। जो अचानक होने वाली क्रियाएं हैं इनकी कंट्रोलिंग मेरुरज्जु के द्वारा की जाती है। इस तरह से ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये इसके दोनों इंपॉर्टेंट भाग हो गए। नेक्स्ट आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या होगा? जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। इसमें देखिए मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिकाएं कहा जाता है, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। संख्या 28 है, उसके अंदर जो आंख है, जो दर्शनेंद्रिय है, इसकी संरचना के बारे में बात की गई है। तो देखिए इस तरह से ये आंख होती है मनुष्य में, या हमारे शरीर के अंदर 2 आंखें पाई जाती है, बिल्कुल मुंह में आगे की ओर पाई जाती है, चेहरा है इसमें आगे की ओर 2 आंखें पाई जाती है, और नेत्र गड्ढों में पाई जाती है। तो नेत्र पटल होते हैं उसमें ये 2 नेत्र पाए जाते हैं। नेत्र है वो किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं, या कोई वस्तु है उसको उसके दर्शन करने के लिए काम आते हैं, इसलिए इसको दर्शनेंद्रिय कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये सामने जो भी वस्तु है उसको देखने में सहायता करने का कार्य करती है। देखिए आंख के जो स्तर होते हैं, आंख के चारों जो परतें होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। सबसे बाहर की ओर दृढ़ पटल पाया जाता है, बीच में रक्तक पटल पाया जाता है, सबसे अंदर है वो दृष्टि पटल पाया जाता है। तो मस्तिष्क की अभी हमने बात की, मस्तिष्क में सबसे बाहर होता है वो कौन सा होता है? दृढ़ तानिका होती है, बीच में कौन सी होती है? जाल तानिका होती है, और सबसे अंदर होती है मृदु तानिका होती है। तो उसके सिमिलर है, सबसे बाहर है वो दृढ़ पटल होता है, दृढ़ आवरण होता है, दृढ़ आवरण कह सकते हैं, रक्तक आवरण कह सकते हैं, और जो सबसे अंदर होता है वो दृष्टि पटल होता है जिसको रेटिना कहा जाता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब है वो इस रेटिना के ऊपर बनता है। ये भी ध्यान में रखना है कि प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है। एक जो दृष्टि पटल है इसके अंदर की ओर ये
अंदर की ओर झुका हुआ जो बिंदु है इसको पीत बिंदु कहते हैं, पीले रंग का होता है, इसको मैक्यूला ल्यूटिया भी कहा जाता है। एक ये बिंदु होता है जो अंध बिंदु कहलाता है, जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। पीत बिंदु होता है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आंख से जो तंत्रिका सूचना लाने ले जाने का काम करती है उसको द्रव तंत्रिका कहा जाता है। आगे की ओर ये जो दृढ़ पटल है ये थोड़े आगे के रुबाब के रूप में पाए जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, कॉर्निया का निर्माण करते हैं। पीछे की ओर एक लेंस पाया जाता है, क्रिस्टल लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस होता है। ये एक ऐसा लेंस है जिसमें संबंधन की क्षमता पाई जाती है। फोकस दूरी को कम ज्यादा करके उस बिंब का प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल के ऊपर बनाया जाता है। मतलब वस्तु चाहे पास में हो चाहे दूर हो, हमारी आंख के अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि वह फोकस दूरी को कम ज्यादा करके और बिंब का प्रतिबिंब कहां बनाएंगे, इस दृष्टि पटल के ऊपर ही बनाते हैं। इस क्षमता को संबंधन क्षमता कहा जाता है। अब ये है लेंस। लेंस दोनों ओर से ये जो पेशियां है जिसको हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, इसके द्वारा ये लेंस है वो जुड़ा हुआ रहता है। और पक्षमाभी पेशियों से जुड़ी हुई यह जो उत्तक वाली संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस, ये आइरिस क्या करेगी, आंख के अंदर जो प्रकाश जाएगा कितना कम या ज्यादा जो प्रकाश जाता है इसको कंट्रोल करने का कार्य करेगी। और आइरिस के बीच वाला जो भाग जहां से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है इसको क्या कहते हैं, पुतली कहा जाता है। पुतली, अब इन दोनों का काम क्या है, अंधेरा है तो अंधेरे में ये जो पुतली है वो फैल जाएगी ताकि अधिक प्रकाश अंदर प्रवेश करे और वस्तु आसानी से दिखाई दे जाए। और प्रकाश बहुत ज्यादा है तो ये जो आइरिस है ये सिकुड़ जाएगी और पुतली है वो छोटी हो जाएगी ताकि प्रकाश अनावश्यक प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश नहीं करे और आंख को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है इसको नेत्रोद कहा जाता है, तेजोजल कहा जाता है। और इसके अंदर जो जल पाया जाता है इसको काचाप द्रव कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष इनके बारे में भी दे रखा है। तो निकट दृष्टि दोष देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दो ऐसे दोष है जो नाम में जैसा लिखा हुआ है जैसा आपको लग रहा है वैसा इसमें नहीं है। मतलब निकट दृष्टि दोष, अब आपको लग रहा है कि निकट का नहीं दिखेगा, नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती, इसका ध्यान रखना है। क्लियर है? मतलब निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तु तो उसको दिखती है लेकिन दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। ये देखिए, ये आंख का मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें प्रतिबिंब तो यहां बनना चाहिए लेकिन प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। अब रेटिना से पहले बन रहा है तो अब इसमें समाधान करने के लिए क्या करेंगे, इन किरणों को फैलाएंगे ताकि ये फैलकर प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन जाए। अब किरणों को फैलाने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवतल लेंस काम में लेते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने जो जैसी कंडीशन है वैसा अवतल लेंस काम में लिया, किरणें फैल गई, फैलने के बाद प्रतिबिंब कहां बन गया, रेटिना के ऊपर बन गया। इसका उल्टा दूर दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देख सकता है, निकट की नहीं दिखती। इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। देखिए, प्रतिबिंब यहां बनना था लेकिन प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किरणें ज्यादा फैल गई, अब किरणों को क्या करना है, कम करना है, किरणों को नजदीक लाना है, किरणों को पास में लाना है। तो कौन सा लेंस काम में लेंगे, उत्तल लेंस। तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि पूरा समझाना हो तो इस तरह से समझा सकते हैं। छोटा प्रश्न आ जाए, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग कर इस दोष का निवारण किया जाता है, या दूर दृष्टि दोष का निवारण कौन से लेंस के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है, निकट अवतल, दूर में उत्तल, दोनों इस तरह से जोड़ के ही याद रखना है। आप कैसे जोड़ो वो आप अपनी ट्रिक अपने हिसाब से काम में लो, समझ के करोगे तो इस तरह से करना है। मेरे हिसाब से तो आप समझ के करना ताकि यदि बड़ा प्रश्न आ जाए तो भी कर सको, छोटा प्रश्न आ जाए तो इतना सोच के तो करना है।
आप रटोगे, रटे हमेशा उल्टे होते हैं, रटत विद्या काम नहीं आती। जीव विज्ञान और विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर रटत विद्या बिल्कुल काम में नहीं आती। जहां रटना होगा वहां हम आपको बता देंगे, ये चीजें आप रट लो। लेकिन यहाँ पर अभी तक मैंने जितना समझाया है, जितना मैंने पढ़ाया है, उसमें कहीं पर भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारोगे तो उत्तर जब आप लिखोगे तब मैं ये कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि रट्टा मारे हुए प्रश्न हमेशा उल्टे होते हैं। करोगे लेकिन ए वाला बी में करोगे, बी वाला ए में करोगे, इससे क्या होगा? डबल नुकसान। मतलब एक रट्टे के साथ में दोनों ही प्रश्न गलत हो जाएंगे। 29 देखिए, 29 के अंदर पूछा गया है मानव पाचन तंत्र। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं तो ये कौन सा भाग है? मुख वाला भाग है। इसके बाद में ये क्या है? मुख गुहा। उसके बाद में आ जाती है ग्रास नली। उसके बाद में जे आकार की संरचना क्या आ जाती है? आमाशय। आमाशय के बाद में क्या आती है? छोटी आंत। आमाशय के बाद में छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में यहाँ पर ये क्या है? मलाशय, जिसमें मल इकट्ठा रहता है। और अंत में ये क्या है? गुदा वाला भाग। भोजन हम मुख से करते हैं। मुख गुहा के अंदर इसका पाचन होता है। ग्रास नली के द्वारा आमाशय के अंदर आ जाता है। आमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय के अंदर मल इकट्ठा रहेगा। समय समय पर गुदा के द्वारा मल का उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? पाचन तंत्र। विभिन्न भागों के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। मुख की बात करें तो दो होठ पाए जाते हैं, इससे हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। मुख के अंदर इतनी लंबी जीभ पाई जाती है, बोलने का कार्य करती है, भोजन को इधर उधर मिक्स करने का कार्य करती है, भोजन को दांतों के अंदर, दांतों के नीचे डालने का कार्य करेगी, दांतों से निकालने का कार्य भी करेगी। मुंह के अंदर जो लार है, लार का स्त्रवण होगा, लार को मिक्स करने का कार्य भी किसका है? जीभ का होता है। जबड़े पाए जाते हैं, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। जबड़ों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? दांत। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। दांत कैसे होते हैं? स्थायी और अस्थायी। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई, सी, पीएम और एम। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। दांत पहले जो आते हैं दूध के दांत होते हैं, उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं। इतना खूब है, बाकी बढ़ेंगे उसके अंदर। फिर मुख गुहा के अंदर ऐसे में भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं, भोजन को चबाते हैं। यहाँ पर जो लार है, लार के अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? एमाइलेज। किसका पाचन करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा। फिर हम क्या करते हैं? वहां मुख गुहा में पाचन के बाद जो भोजन होता है उसको बोलस कहा जाता है। यह भोजन है वो फिर कहाँ जाता है? ग्रास नली के माध्यम से आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय जे आकार की संरचना होती है। इसके अंदर HCl का स्त्रवण होता है, जठराग्नि होती है, भोजन को पचाने का कार्य करेगी। एकमात्र इसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है। इसमें आमाशय के अंदर। आमाशय के HCl के कारण जो अग्नि उत्पन्न होती है उसको जठराग्नि कहा जाता है। 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर रहता है। यहाँ पर 2 वाल्व पाए जाते हैं। एक तो होता है कार्डियक वाल्व, दूसरा होता है पाइलोरिक वाल्व। एक होता है जठरागम, दूसरा होता है जठर निर्गम। इस तरह से 2 वाल्व इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर आमाशय में पाचन के बाद भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर मैक्सिमम भोजन का क्या हो जाता है? पाचन। पाचन के बाद में यहाँ पर अवशोषण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। अवशोषण के लिए दीर्घ रोम पाए जाते हैं। फिर भोजन जाएगा बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर केवल जल का अवशोषण होता है। जल अवशोषण होने के बाद जो पदार्थ बचेगा उसको मल कहा जाएगा। और मल है वो मलाशय के निकट रहेगा। और सुबह जब हम निवृत्त होते हैं तब मल का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। छोटी आंत के अंदर जब भोजन का पाचन होता है तो देखिए, यकृत से पित्त रस आता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है, और आंत की भित्ति के द्वारा आंत रस का स्त्रवण किया जाता है। और इस तरह से जो विभिन्न प्रकार के रस आते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? भोजन का पाचन करने का कार्य
करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन की बात करते हैं। पाचन की क्रिया कहां पर प्रारंभ हो गई, मुख गुहा के अंदर। अल्फा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ग्रास नली के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, वो एक नली होती है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय के अंदर डालने का कार्य करेगी। आमाशय के अंदर HCl का स्त्रवण होता है, HCl का pH 1.2 होता है और 3 से 4 घंटे जब भोजन यहाँ रहेगा तो भोजन का है वो क्या होगा, पाचन होगा। प्रोटीन का होगा पाचन। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। किसी भी प्रकार का जीवाणु गलती से आ गया है तो यह जो HCl है, जठराग्नि है, वो उसको नष्ट करने का कार्य करेगी। यहाँ पर एक मात्रा पेप्सिन एंजाइम का स्त्रवण होता है जो क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। उसके बाद में छोटी आंत के अंदर जो ग्रहणी वाला भाग है उसके अंदर पित्रस आता है। पित्रस क्या करेगा, वसा का पायसीकरण, वसा का क्या करेगा, इमल्सीकरण। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करेगा ताकि वसा का आगे अच्छे से लाइपेज एंजाइम की तरह क्या हो सके, पाचन हो सके। यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम का स्त्रवण भी होता है, जो बचा खुचा जो स्टार्च है उसका क्या करेगा, पाचन करेगा। प्रोटीन पाचक एंजाइम यहाँ पर कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है। वसा के पाचन के लिए लाइपेज होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो रस होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो भोजन का क्या करते हैं, पाचन करने का कार्य करते हैं। इसके अथवा में एक प्रश्न दे रखा है, नेफ्रॉन की संरचना का चित्र बनाइए। नेफ्रॉन की संरचना देखिए, नेफ्रॉन की संरचना ऐसी होती है, इस तरह से नेफ्रॉन की संरचना होती है। ये जो मुख वाला भाग है इसको बोमेन संपुट कहा जाता है। कप आकार का भाग है, इसको क्या कहते हैं, बोमेन संपुट इसको कहा जाता है। इसका ये ग्रीवा वाला भाग है। इसके बाद नलिका शुरू होती है, पास वाली नलिका होती है, इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार का चित्र होता है। किसका चित्र होता है, इस तरह का, इस प्रकार का जो चित्र होता है वो होता है नेफ्रॉन का। किसका होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को वृक्काणु भी कहा जाता है। वृक्काणु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वृक्क का क्या होता है, अणु होता है। वृक्क का अणु मतलब वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो ये नेफ्रॉन होती है, इसलिए इसको वृक्काणु कहा जाता है। इसमें एक अभिवाही धमनी होती है जो होती है मोटी, एक होती है अपवाही धमनी जो होती है पतली। यहाँ पर एक ये मिलकर क्या बनाएंगे, इसका गुच्छा बनाएंगे, इसको क्या कहेंगे, केशिका गुच्छ, इसको कहा जाएगा केशिका गुच्छ। रुधिर को लाने वाली कौन सी होगी, अभिवाही धमनी। ले जाने वाली कौन सी होगी, अपवाही धमनी। तो ये पाइप मोटा है, ये पतला है, ये वाहिनी मोटी है, ये पतली है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना रुधिर आएगा उतना निकल नहीं पाएगा। जब रुधिर नहीं निकलेगा तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, दबाव। जब यहाँ पर दबाव पड़ेगा तो रुधिर छनकर किसमें आ जाएगा, बोमेन संपुट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में ये पास वाली नलिका है, इसको पीसीटी कहा जाता है, मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। ये दूर होती है इसलिए इसको डीसीटी कहा जाता है, मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। इस तरह से बाद में, सबसे बाद में जो है नलिका, इसको कहा जाता है संग्राहक नलिका। ये नीचे की ओर जो पतली नलिका होती है इसको हेनले का लूप कहा जाता है, हेनले का लूप कहा जाता है। इसके दो भाग होता है, जो भाग नीचे आ रहा है इसको अवरोही भाग कहते हैं, जो भाग ऊपर जा रहा है इसको आरोही भाग कहते हैं। इस तरह से ये जो नेफ्रॉन की संरचना है, नेफ्रॉन के द्वारा वृक्क के अंदर किसका निर्माण किया जाएगा, यूरिन का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा, मूत्र का निर्माण किया जाएगा। अब मूत्र निर्माण के दौरान भी देखो 2-3 चरण होते हैं, स्टेप होती है। सबसे पहले क्या होगा, इस दबाव के कारण जो छनित पदार्थ है इसके अंदर अनुपयोगी पदार्थ और उपयोगी पदार्थ ये सभी छनकर
बोमेन संपूर्ण के अंदर चले जाते हैं। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन कहा जाता है। उसके बाद में क्या होगा, ये सब भाई दबाव की वजह से काम के मतलब उपयोगी अनुपयोगी सभी पदार्थ चले गए, तो इसके बाद में जो काम के पदार्थ हैं उनका क्या होगा, पुनः अवशोषण। तो दूसरा स्टेप आता है पुनरावशोषण, तीसरा स्टेप आता है स्त्रवण। इस तरह से 3 स्टेप के अंदर है वो हमारे शरीर के अंदर नेफ्रॉन के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, मूत्र का निर्माण किया जाता है। धमनी और शिरा में अंतर बताइए। ये धमनी और ये शिरा। तो देखिए धमनी और शिरा, धमनी का मतलब क्या होगा, इसके अंदर कैसा शुद्ध रुधिर होता है, शिरा के अंदर कैसा होता है, अशुद्ध रुधिर। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध होता है, कोई जहरीला नहीं होता है। तो शुद्ध रुधिर का मतलब है ये जो रुधिर होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसको हम ऑक्सीजनित रुधिर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, विऑक्सीजनित रुधिर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। अब ये ऑक्सीजनित होगा तो ये लाल रंग का होगा, ये कैसा होगा, नीले रंग का होता है। धमनी होती है हमारी जो त्वचा होती है इसके अंदर की ओर पाई जाती है, मतलब थोड़ी अंदर होती है। शिरा है वो ऊपर की ओर पाई जाती है। धमनियां है वो हृदय से रुधिर ले जाती है, हृदय से रुधिर ले जाना। अब ये क्या करेगी, रुधिर को वापस लाने का कार्य करती है। तो देखिए धमनी है वो शुद्ध रुधिर का वहन करती है, शिरा अशुद्ध रुधिर का वहन करती है। धमनी ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती है, शिरा विऑक्सीजनित रुधिर का वहन करती है। इसमें रुधिर लाल रंग का होता है, इसमें नीले रंग का होता है। धमनी है वो अंदर की होती है, मतलब जैसे ये हाथ में जो धमनी जा रही है ये अंदरूनी भाग में पाई जाती है, लेकिन शिरा जो होती है ये ऊपर ही होती है। ये कभी जो ब्लड निकालने का काम करते हैं या कभी वो लगाते हैं नहीं इंजेक्शन लगाते हैं, तुरंत ऊपर पाई जाती है, अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से ये ऊपर की ओर पाई जाती है, ये अंदर की ओर पाई जाती है। धमनी होती है वो हृदय से रुधिर को ले जाने का कार्य करेगी। कहां ले जाएगी, अपने घर ले जाएगी। कहां ले जाएगी, हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर को ले जाने का कार्य करेगी। और शिरा क्या करेगी, अंगों के अंदर उस समय पूरी तरह से काम आने के बाद में जो विऑक्सीजनित रुधिर है उसको वापस लाने का कार्य करेगी। कहां लाएगी, हृदय की ओर ले जाएगी। अब देखो इसमें धमनी है, इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। धमनी की भित्ति मोटी होती है, इसकी भित्ति पतली होती है। इसमें वाल्व नहीं पाए जाते, वाल्व नहीं होते हैं, इसके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। रुधिर विपरीत दिशा में नहीं जाए इसको रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। तो ये धमनी और शिरा के अंदर क्या हो गए, अंतर हो गए। इसके बाद में आता है मानव मूत्र निर्माण की क्रिया समझाइए। तो देखिए मानव के अंदर मूत्र निर्माण के बारे में हमने अभी बात की है। इसमें कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण होते हैं, 3। पहला चरण कौन सा है, जिसको हम कहते हैं परानिस्यंदन। दूसरा चरण कौन सा है, पुनरावशोषण। तीसरा कौन सा है, स्त्रवण। इन 3 चरणों के अंदर मनुष्य के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र एक पीले रंग का द्रव होता है जिसका पीएच 7 से कम होता है, मतलब अम्लीय होता है। पीले रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है। मूत्र के अंदर कौन सा पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ होता है, यूरिया। यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है, इसलिए जो मनुष्य होता है वो यूरियोटेलिक होता है। मतलब हिंदी में कहें तो यूरिया उत्सर्जी होता है। इसके बाद में देखो कांच की आयताकार स्लेब का अपवर्तन नामांकित चित्र बनाइए। ये हमने इससे पहले एक प्रश्न के अंदर किया था। अपवर्तन के अंदर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से थोड़ी विचलित हो जाती है, उसको अपवर्तन कहते हैं। उस समय हमने इसका चित्र बनाया था। जो प्रकाश की किरण उसके टकराती है, आपतित होती है, उसको आपतित किरण कहते हैं। जो अपवर्तन के बाद में बाहर निकल के जाती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं।
हमने बनाया था चित्र वायु से कांच के अंदर प्रकाश की किरण का जाना। अलग अलग माध्यम में प्रकाश किरण का वेग अलग अलग होता है, इस कारण अपवर्तन जैसी घटना इनमें पाई जाती है। अब इसके बाद में आता है अपवर्तनांक बताइए। साइन आई बटा साइन आर जो स्नेल का नियम है वो स्थिर होता है, स्थिरांक होता है, उसी को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक का मतलब ये होगा दूसरा जो माध्यम है उसके सापेक्ष पहले जो माध्यम है उसमें प्रकाश किरण का वेग, इसको म्यू से लिखा जाता है। और जल का अपवर्तनांक पूछा गया है तो जल का म्यू जल मतलब म्यू का जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33। याद रखना जल का अपवर्तनांक कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बाद पूछा है हीरा, तो म्यू हीरा इसका होता है 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42, जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33।